हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज की वीडियो में 2016 सी टेट का साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ना कमिंग सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो में आपका साइंस का हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर मिलेगा। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 साइंस में क्या बोल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, which of the following statement are true about the veins in human circulatory system। पहले आपको ये जानना होगा स्टूडेंट, वेन्स क्या होता है। वेन्स क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। जो वेन्स होता है इसका फंक्शन आपको जानना है। 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है क्विकली हम देख लेते हैं। एक हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। ठीक, और क्या होता है, आर्टरी होता है। आर्टरी से ब्लड पूरा बॉडी में जाता है। ओके, आर्टरी से ब्लड हार्ट से कहीं पर जाते हैं और वेन से ब्लड कहीं से हार्ट में आता है। तो आर्टरी इज अ ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एनी हायर ऑफ आवर बॉडी एंड वेन इज अ ब्लड वेसल्स व्हिच bring the blood from anywhere to the heart। ठीक, this is the vein and this is the artery। और veins और artery के बीच में होता है क्या है स्टूडेंट, कैपिलरी होता है। where the gaseous exchange take place between the blood and tissue। ये है इतना थियोरी इस क्वेश्चन का। आइए अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। वेन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। All veins carry deoxygenated rich blood। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना हम जानते हैं जो पाल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आता है। कहाँ लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। ये है पाल्मोनरी वेन। ठीक, पाल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इन व्हिच चैम्बर, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेन्स हैव थीन वॉल है। वेन्स में जो वॉल होता है काफ़ी थीन होता है, इसलिए होता है वेन्स में ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। और आर्टरी का जो वॉल होता है काफ़ी थिक होता है, क्योंकि ना आर्टरी से ब्लड फोर्सफुली जा रहा है। सो दैट टू कॉम्पेंसेट विद द प्रेशर ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोलिस द वॉल ऑफ द आर्टरी इज वेरी थिक। तो क्या है, आर्टरी का जो वॉल इसलिए थिक हुआ तो हार्ट से ब्लड जब जा रहा है बॉडी में प्रेशर से जाता है, और प्रेशर को झेलने के लिए इसका वॉल थिक हुआ है। और इसमें तो आराम से पूरा बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए इसका वॉल जो है थीन हुआ है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंस ऑर्गन टू हार्ट। ये भी सही है, मैं आपको बोला हूँ वेन्स कैरी द ब्लड। वेन्स इज द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड फ्रॉम एनी हायर टू हार्ट। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस। सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस दैट इज रापेज। हम लोग जो साग भाजी खाते हैं उसमें ज़्यादातर रापेज होता है। हम जो सलाद खाते हैं उसमें रापेज होता है, उसमें सेलुलोज भरपूर होता है। ठीक, सेलुलोज मतलब क्या होता है, रापेज। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको देखने के लिए जूम कर लेता हूँ। देखिए, आर considered are essential component of balanced diet of human being। Which one of the following is correct statement about cellulose।
तो क्या बोल रहे हैं, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस, जिसको रापेज कहा जाता है, आर considered an essential component of balanced diet। तो रापेज जो है, सेलुलोज जो है, वो बैलेंस डाइट का एक पार्ट है ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। आइए स्टूडेंट, सेलुलोज के बारे में थोड़ा थ्योरी हम जान लेते हैं। सेलुलोज एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ये पॉलीसैकेराइड किस में होता है, कब होता है, हम जब क्या करते हैं, हम जब सलाद खाते हैं, भाजी अगर आप खाते हैं, उसमें सेलुलोज और रापेज होता है। काम क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर रापेज रहेगा तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का क्षमता हमारा बॉडी में नहीं है। वी कैनॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। आप बोलेंगे क्यों, कौन डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज को। आपका क्वेश्चन होगा, व्हाई वी कैनॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हम जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते तो फिर हमको सेलुलोज खा के फायदा क्या है, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए। आप मेरे को पूछिए। यस, मैं आपका आंसर ये दूंगा, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कौन डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये आप जानते हो क्या। यस, जो रूमिनेंट एनिमल होता है, रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काव, जैसे कि बैफेलो, जैसे कि सीप, जैसे कि गोट, दोज एनिमल्स स्टमक हैव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोज एनिमल्स स्टमक हैव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिथेनोजेनिक बैक्टीरियम। ठीक, कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, मिथेनोजेन। This is the kind of methanogens is a kinds of bacteria. Which bacteria? मिथेनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में एबिलिटी होता है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट और शुगर बनाने का। ठीक, तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया which are present in the ruminant animals stomach like the cow, buffalo, sheep are the ruminant animal. In their stomach have the methanogenic bacteria or methane producing bacteria. This bacteria secrete an enzyme. By this enzyme cellulose are digested and change into the sugar. ठीक, यही बैक्टीरिया का बॉडी में ऐसा एक एंजाइम होता है जो कि ना सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारा बॉडी में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हमारा बॉडी में नहीं होता है, और इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। गाय, भैंस, बकरी जो सेलुलोज खाते हैं, पैरा घास अगर आप खाते हैं, उसमें सेलुलोज और रापेज भरा हुआ है, उसी से उन लोग एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज इन देयर स्टमक हैव द microorganisms. Those microorganisms is known as the methanogen. That is the theory about this question. आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, सेलुलोज रिच फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी सेलुलोज रिच फूड क्यों बैलेंस डाइट का अंदर में रखा गया, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो आपको बोलना होगा सेलुलोज रिच फूड हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा, हम डाइजेस्ट करने नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करते हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। हमारा जो सुबह का कर्म है वो क्लियरली हो पाता है। क्लियर करके आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो नंबर 2 वाला जो काम है वो क्लियरली हो पाता है इफ वी टेक द सेलुलोज कंटेनिंग फूड। ठीक, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो फिर हमारा बहुत सारा बीमारी से हम छुटकारा मिलेगा। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक,
देखिए ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, ह्यूमन बींग में कोई सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2 दिया हुआ है, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच गेट एब्जॉर्ब इन ह्यूमन ब्लड एंड गिव एनर्जी। ये तो बिल्कुल गलत है, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक, सेलुलोज ब्रेक डाउन इजीली इनटू स्मॉलर कंपाउंड व्हिच आर इजेस्टेड एज रापेज, है ना। तो देखिए सेलुलोज ब्रेक डाउन इजीली इनटू द स्मॉलर कंपाउंड, सेलुलोज ब्रेक डाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन, ब्रेक डाउन होकर सुगर बनता है क्या हमारा बॉडी में, ये तो नहीं बनता है। और इजेशन हम जो करते हैं उसमें रापेज का रूप में निकल जाता है क्या, है ना। इजेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज द इजेशन, ये भी नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर, ह्यूमन का बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, ह्यूमन बींग में कोई सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। फिर भी बैलेंस डाइट में शामिल इसलिए किया गया, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं सेलुलोज, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं सेलुलोज। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जॉइंट बिटवीन हेड आपको समझा रहा हूँ, ये है, सॉरी स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, सोचो आपका जो हेड है, ये है आपका हेड है, आप डायग्राम में बना दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये है हेड और ये है आपका हेड है, और ये है आपका अपर जॉ है, ये है अपर जॉ, ये लोअर जॉ, है ना। ये अपर जॉ क्या होता है, इमूवेबल होता है, आपका जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, ये इमूवेबल होता है, इसका कोई मूवमेंट नहीं होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहीं पर कौन सा जॉइंट होगा, अपर जॉ हमारा फेस के साथ, फेशियल बोन के साथ फिक्स्ड हुआ है, फिक्स्ड हो गया। ठीक, अपर जॉ थोड़ा सा ज़्यादा ही रफ हो गया डायग्राम, सॉरी स्टूडेंट, है ना। तो अपर जॉ में ये बोलना चाह रहा हूँ, ये है आपका अपर जॉ, ये डायग्राम थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अपर जॉ आपका फेशियल बोन के साथ, अपर जॉ आपका फेशियल बोन के साथ फिक्स्ड हो गया है, और यहीं पर फिक्स्ड जॉइंट है, यहीं पर कौन सा जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है, पेल्विक जॉइंट बिल्कुल नहीं, फिक्स्ड जॉइंट है ना, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है फिक्स्ड जॉइंट बिल्कुल सही है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होता है, ह्यूमरस और आपका जो क्लेविकल है ना, कॉलर बोन वहीं पर होता है ना। बॉल और सॉकेट जॉइंट तब घूमेगा हमारा, है ना। और हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट भी नहीं होगा, तो ये है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट और कहाँ होता है, आपका ब्रेन में जो कि ना 8 हड्डी मिलके जो स्कल बनता है ना, 8 हड्डी मिलके जो स्कल बनता है, वहीं पर भी फिक्स्ड जॉइंट होता है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या बोला है, फ्रेश वाटर स्टोर इन ग्राउंड इज लेस देन दैट प्रेजेंस इन रिवर एंड लेक इन वर्ल्ड। फ्रेश वाटर जो कि ना ग्राउंड में जो जमा होता है, फ्रेश वाटर जो कि ना ग्राउंड में जो जमा होता है, वो रिवर और लेक में जो वाटर है उससे कम है, ये तो हो ही नहीं सकता है। फ्रेश वाटर काफ़ी मात्रा में ही क्या है, ग्राउंड का अंदर में अंडरग्राउंड वाटर का रूप में जमा होता है, काफ़ी मात्रा में जमा होता है। ठीक, ऐसा कोई मेजरमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ठीक,
कौन ज़्यादा है कौन कम है। अभी कंक्रीट से भर दिया जा रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस ज़्यादा है ना। देखिए वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ओनली इन रूरल एरिया। भाई रूरल एरिया का लोग केवल वाटर प्रॉब्लम झेलेंगे क्या, उससे ज़्यादा तो झेलेंगे टाउन एरिया और सिटी एरिया और अर्बन एरिया के लोग, है ना। सबको झेलना पड़ेगा। अंडरग्राउंड वाटर को नष्ट करेंगे तो, है ना, अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करेंगे तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। उसके बाद देखिए वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड। भाई नदी से ही, नदी का पानी से ही केवल इरिगेशन होता है क्या, खेत में पानी दिया जाता है फसल में, ये भी गलत है। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मैं आपको बोल दूं जो रेन वाटर होता है उसमें कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। होता है कभी कभार होता है, HNO3 होता है, H2SO3 होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है ड्यूरिंग एसिड रेन, लेकिन ज़्यादातर केस में रेन वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67। द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस, द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस। साइंस का जो असेसमेंट होता है, साइंस में जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या चीज़ फोकस रखा जाएगा। गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो साइंस का जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, चाहे केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन कौन सा पॉइंट में होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसका कलर चेंज होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है एक करेक्ट एक्यूरेट होता है। तो ये ऑप्शन मेरे को देख के ही पहले ही समझ में आ रहा है ये सही ऑप्शन। फिर भी तीनों ऑप्शन एक बार पढ़ लेंगे। ऑप्शन 1 सही ऑप्शन है। फिर भी तीनों ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए, एबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लियर डायग्राम। साइंस का एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाना ही क्या है। सब स्टूडेंट तो मतलब बहुत अच्छा बहुत सुंदर सा आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं बना पाते हैं, ये गलत है ना। तो साइंस का जो असेसमेंट में क्या होना चाहिए, रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। साइंस का एक्सपेरिमेंट में केवल समझना, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ये भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। और प्रिसाइज द डेमोन्स्ट्रेशन, करेक्ट आंसर। डेफिनेशन देख के करेक्ट आंसर देना ही साइंस का साइंस असेसमेंट का करेक्ट और मेन टारगेट होता है, ये भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा साइंस असेसमेंट में, कोई भी साइंस असेसमेंट में बच्चों जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चों का जो लैब एग्जामिनेशन होता है उसमें हम क्या देखेंगे, आप एक टीचर हो, साइंस टीचर हो, आप क्या देखेंगे, बच्चों एक्सपेरिमेंट करके राइट रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। इफ आप child bring the right answer in his or in her lab, then you give the good marks in his lab exam. Okay. उसके बाद देखिए 68 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, which of the following make the good open ended question, which of the following make the good open ended question। आपको समझना होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों। ओपन एंडेड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को कहा जाता है जिसका एक से अधिक आंसर हो सकता है, जिसका एक ही आंसर होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीटेट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन सही होगा, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, जिसका एक से अधिक आंसर हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, ऑप्शन को पढ़ के खोज लेते हैं कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिफिकल्टीज वुड वी फेस इफ आवर बॉडीज डू नॉट हैव मसल इन इट। हमारा बॉडी में अगर मसल, हमारा बॉडी में बाइसेप ट्राइसेप नहीं होगा, क्या होगा,
आप तो बहुत कुछ आंसर कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैं लड़ नहीं सकता हूँ मेरे दोस्त के साथ, ये भी बोल सकते हो। आप बोलेंगे मैं गुपचुप खाने जा नहीं सकता हूँ क्योंकि ना मेरे हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होगा, ये भी आंसर हो सकता है। आप बोलेंगे मैं हाथ से मोबाइल को पकड़ के उठा नहीं सकता हूँ और सोशल मीडिया चला नहीं सकता हूँ, ये भी आंसर होगा। कुछ भी आंसर हो सकता है क्योंकि ना मसल जो है हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बोन्स। ओके, सो इसका आंसर एक से अधिक आंसर होना चाहिए और ऑप्शन ए ही मेरे को सही ऑप्शन लग रहा है। दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज इट हैव मल्टीपल आंसर। स्टूडेंट एक से अधिक आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। फिर भी बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसमें अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन रह जाता है तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ द stem, what is the difference between the stem of rose plants and mango tree and tulip? तो देखिए क्या बोला है, what is the difference between stem of the rose plants, mango tree and tulip? सॉरी तुलसी दिया हुआ है, मेरे को दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, क्या है इसका स्टेम में क्या डिफरेंस है? देखिए क्या है, स्टेम में एक रोज़ का, मैंगो का, तुलसी का स्टेम में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर एक फिक्स्ड आंसर होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्या है, स्नेक एंड स्नेल हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, व्हाई इज इट सो? स्नेल और स्नेक का जो मूवमेंट डिफरेंस होता है, देखिए स्नेल का 3 पार्ट होता है, जो मोलस्क का होता है उसका बॉडी में 3 पार्ट होता है, हेड, मिसलर थंब एंड मस्क्यूलर फुट। मस्क्यूलर फुट से वो मूवमेंट करते हैं। और जो स्नेक होता है रेप्टिलिया में आता है, वर्टिब्रेट होता है, उसका बॉडी में क्या होता है, बोन्स होता है, मसल होता है। वो मसल और क्या है, बोन्स का मदद से वो मूवमेंट करते हैं। और कुछ में तो कुछ रेप्टाइल्स में पैर भी होता है, छिपकली वगैरह में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, है ना। डी जो है, देखिए ऑब्जर्व द वेरियस रूट एंड राइट देयर फीचर्स। ऑब्जर्व द वेरियस रूट, मोनोकोट का रूट होगा, क्या है, फाइबरस रूट, डाइकोट का रूट होगा, क्या है, टैप रूट। तो उसका भी आंसर लगभग क्लोज एंडेड है। कुछ रूट को आंसर देखो और उसका फीचर्स को लिखो, उसका भी जो रूट गिवन है उसका आंसर वही होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन, क्योंकि ना वीडियो बड़ा हो जा रहा है बोल के मैं बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।